नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई कहानी में। और यह कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए इस कहानी को पूरा अंत तक जरूर सुने। आज की रात थी कि बीतने का नाम ही नहीं ले रही थी। ऑपरेशन थिएटर का टिम करता बल्ब कभी आशंकाओं को बढ़ा देता तो कभी दिलासा देता प्रतीत होता। नर्सों के पैरों की आहट दिल की धड़कनें तेज करने लगती। अजय बेचैनी से इधर उधर टहल रहा था। हॉस्पिटल के इस स्थल पर सन्नाटा था। अजय कुछ गंभीर मरीजों के रिश्तेदारों के उदास चेहरों पर नजर दौड़ाता, फिर सामने बैठी अपनी माँ को ध्यान से देखता और अंदाजा लगाता कि क्या माँ वास्तव में परेशान है। अंदर आईसीयू में अजय की पत्नी अंजलि जीवन और मृत्यु के बीच संघर्ष कर रही थी। अजय पूरे यकीन के साथ सोच रहा था कि अभी डॉक्टर आकर कहेंगे अंजलि ठीक है। कल कितनी चोटें आई थी अंजलि को। अजय, अंजलि और उसके दोनों बच्चे गगन और कोमल पिकनिक से लौट रहे थे। कार अजय ही चला रहा था। सामने से आ रहे ट्रक ने अंजलि की तरफ की खिड़की में जोरदार टक्कर मारी। अजय और पीछे बैठे दोनों बच्चे बच गए, लेकिन अंजलि को गंभीर चोटें आई। उसका सिर भी फट गया था। कार भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई थी। अजय किसी से लिफ्ट लेकर घायल अंजलि और बच्चों को लेकर हॉस्पिटल पहुंच गया था। अजय ने फोन पर अपने दोनों भाइयों सत्यम और विजय को खबर दे दी थी। वे उसके यहाँ पहुंचने से पहले ही माँ के साथ पहुंच चुके थे। सत्यम की यहाँ कुछ डॉक्टरों से जान पहचान थी, इसलिए इलाज शुरू करने में कोई दिक्कत नहीं आई थी। अजय ने अंजलि के अपने दोनों भाइयों की बेचैनी भी देखी। उसे लगा बस माँ को ही इतने सालों में अंजलि से लगाव नहीं हो पाया। वह अपनी जीवन संगनी को याद करते हुए थका सा जैसे ही कुर्सी पर बैठा तो लगा जैसे अंजलि उसके सामने मुस्कुराती हुई खड़ी हो गई है। झट से उसने आंखें बंद कर ली ताकि कहीं उसका चेहरा आंखों के आगे से गायब न हो जाए। अजय ने आंखें बंद की तो पिछली स्मृतियां उभर आई। 15 साल पहले अजय और अंजलि एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। दोनों की दोस्ती कब प्यार में बदल गई उन्हें पता ही नहीं चला। पढ़ाई खत्म करने के बाद जब दोनों की अच्छी नौकरी भी लग गई तो उन्होंने विवाह करने का फैसला किया। अंजलि के माता पिता से मिलकर अजय को बहुत अच्छा लगा था। वे इस विवाह के लिए तैयार थे, लेकिन असली समस्या अजय को अपनी माँ उर्मिला से होने वाली थी। वह जानता था कि उसकी पुरातनपंथी माँ एक विजाती लड़की से उसका विवाह कभी होने नहीं देंगी। उसके दोनों भाई अंजलि से मिल चुके थे और दोनों से अंजलि की अच्छी दोस्ती भी हो गई थी। जब अजय ने घर में अंजलि के बारे में बताया तो उर्मिला जी ने तूफान खड़ा कर दिया था। अजय के पिताजी नहीं थे, इसलिए सब कुछ माँ ही देखती थी। उर्मिला जी चिल्लाने लगी, क्या इतने मेहनत से तुम तीनों को पाल पोस कर इसी दिन के लिए बड़ा किया है कि एक विजाती लड़की बहू बनकर इस घर में आए? यह कभी नहीं हो सकता। कुछ दिनों तक घर में सन्नाटा छाया रहा। अजय माँ को मनाने की कोशिश करता रहा, लेकिन जब वे तैयार नहीं हुए तो उन्होंने कोर्ट मैरिज कर ली। अजय को याद आ रहा था वह दिन जब वह पहली बार अंजलि को लेकर घर पहुंचा तो माँ ने कितनी क्रोधित नजरों से उसे देखा था और अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लिया था। घंटों बाद निकली थी और जब वे निकली अंजलि अपने दोनों देवरे से पूछ पूछ कर खाना तैयार कर चुकी थी। ऐसा था ससुराल में अंजलि का पहला दिन। विजय ने जबरदस्ती उर्मिला जी को खाना खिलाया था। अजय मूक दर्शक बनकर खड़ा था। रात को अंजलि सोने आई तो उसके चेहरे पर अपमान और थकान के मिले जुले भाव देखकर अजय का दिल भर आया था और फिर उसने उसे गले से लगा लिया था। अजय और अंजलि दोनों ने उर्मिला जी के साथ समय बिताने के लिए ऑफिस से छुट्टियां ले ली थी। वे दिन भर उर्मिला जी का मूड ठीक करने की कोशिश करते, मगर कामयाब नहीं हो पाते। जब अंजलि गर्भवती हुई तो उर्मिला जी ने ऐलान कर दिया, मुझसे कोई उम्मीद न करना, नौकरी छोड़ो और अपनी घर गृहस्थी संभालो। यह अंजलि ही थी जिसने सिर्फ माँ को खुश करने के लिए नौकरी छोड़ दी थी।
गगन का जन्म हुआ तो सत्यम की नौकरी भी लग गई। उर्मिला जी दिन रात कहती, इस बार अपनी जात की बहू लाऊंगी तो मन को कुछ ठंडक मिलेगी। अंजलि अपमानित सा महसूस करती। अजय देखता, अंजलि माँ को एक शब्द भी अपशब्द नहीं कहती। उर्मिला जी ने खूब खोजबीन करके अपने मन की साक्षी से सत्यम का विवाह कर दिया। साक्षी को उर्मिला जी ने पहले दिन से ही सिर पर बैठा लिया। अंजलि शांति से देखती रहती। साक्षी भी नौकरी पेशा थी। छुट्टियां खत्म होने पर वह ऑफिस के लिए तैयार होने लगी तो उर्मिला जी ने उसकी भरपूर मदद की। अंजलि इस भेदभाव को देखकर हैरान खड़ी रह जाती। कुछ दिनों बाद विजय ने भी नौकरी लगते ही निधि से प्रेम विवाह कर लिया। लेकिन निधि भी उर्मिला जी की जाति धर्म की कसौटी पर खरी उतरती थी, इसलिए वे निधि से भी खुश थे। इतने सालों में अजय कभी माँ को अंजलि से ठीक तरह से बात करते नहीं देखा था। कोमल हुई तो अजय ने अंजलि को यह सोचकर उसके मायके रहने भेज दिया कि कम से कम वहां शांति और आराम तो मिलेगा। अजय रोज ऑफिस से अंजलि और बच्चों को देखने चला जाता और डिनर करके ही लौटता था। घर आकर देखता, माँ रसोई में व्यस्त होती। उर्मिला जी जोड़ों के दर्द की मरीज थी। काम अब उनसे होता नहीं था। साक्षी और निधि शाम को ही लौटती थी। आकर कहती, अंजलि भाभी के बिना सब अस्त व्यस्त हो जाता है। यह सुनकर अजय खुश हो जाता कि कोई तो उसकी कद्र करता है। फिर सत्यम और विजय अलग अलग मकान ले लिए, क्योंकि यह मकान अब सबके बढ़ते परिवार के लिए छोटा पड़ने लगा था। उर्मिला जी ने बहुत कहा कि दूसरी मंजिल बनवा लेते हैं, लेकिन सब अलग घर बसाना चाहते थे। सत्यम और विजय चले गए थे। उर्मिला जी उस दिन बहुत उदास रहीं। गगन और कोमल को उर्मिला जी प्यार करती, लेकिन अंजलि से तब भी एक दूरी बनाए रखती। अंजलि उनसे बात करने के 100 बहाने ढूंढती, मगर उर्मिला जी हाँ और हूं में ही जवाब देती। बच्चे स्कूल चले जाते तो घर में सन्नाटा फैल जाता। बच्चों को स्कूल भेजकर पार्क में सुबह की सैर करना अंजलि का नियम बन गया। पदोन्नति के साथ साथ अजय की व्यस्तता भी बढ़ती गई। अंजलि को हमेशा ही पढ़ने लिखने का शौक रहा। फुर्सत मिलते ही वह अपनी कल्पनाओं की दुनिया में व्यस्त रहने लगी। उसके विचार, उसके सपने उसके लेखन की दुनिया में ले आए। और दुख में तो कल्पना ही इंसान के लिए माँ की गोद है। सुबह की सैर करते करते वह पता नहीं क्या क्या सोचकर लेखन सामग्री जुटा लेती। पार्क से लौटते हुए कितने विचार, कितने शब्द अंजलि के दिमाग में आते, लेकिन अक्सर वह जिस तरह सोचती, एकाग्रता के अभाव में उस तरह लिख नहीं पाती। पन्ने फाड़ती जाती। उर्मिला जी कभी उसके कमरे में नहीं झांकती। बस उन्हें कूड़े की टोकरी में फटे हुए पन्नों का ढेर दिखता तो शुरू हो जाती। पता नहीं क्या बकवास किस्म का काम करती रहती है, बस पन्ने फाड़ती रहती है। कोई ढंग का काम तो आता नहीं। अंजलि कोई तर्क नहीं दे पाती, मगर उसका लेखन कार्य चलता रहा। अब अंजलि ने गंभीरता से लिखना शुरू कर दिया था। इस समय उसके सामने था सालों से मिलता आ रहा उर्मिला जी से तानों का सिलसिला, अंधविश्वास और टूटता हौसला, क्योंकि वह खेद सहित रचनाओं के लौटने का दौर था। लौटी हुई कहानी उसे बेचैन कर देती। उसकी लौटी हुई रचनाओं को देखकर उर्मिला के ताने बढ़ जाते। समय भी खराब किया और लो अब रख लो अपने पास। लिखने में नहीं, बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान दो। अंजलि को रोना आ जाता। वह सोचती अब वह नहीं लिखेगी। तभी दिल कहता कि न घबराना है और न हारना है, मेहनत का फल जरूर मिलता है। और वह फिर लिखने बैठ जाती। धीरे धीरे उसकी कहानियां छपने लगी। अंजलि को अजय का पूरा सहयोग था। वह लिख रही होती तो अजय कभी उसे डिस्टर्ब नहीं करता। बच्चे भी शांति से अपना काम करते रहते। अब अंजलि को नाम, यश और पैसा मिलने लगा। उसे कुछ पुरस्कार भी मिले। वह उर्मिला जी के पैर छूती तो वे तुनक कर चली जाती। अंजलि अपने शहर के लिए सम्मानित हस्ती हो चुकी थी। उसे कई शैक्षणिक सांस्कृतिक समारोहों में विशेष अतिथि की हैसियत से बुलाया जाने लगा। उर्मिला जी की सहेलियां, पड़ोसिनें
सब उनसे अंजलि के गुणों की वाहवाही करती। अजय जी, आपकी पत्नी अब खतरे से बाहर है। डॉक्टर की आवाज अजय को वर्तमान में खींच लाई। वह खड़ा हो गया। कैसी है अंजलि? चोटें बहुत है, मगर ध्यान रखना पड़ेगा। थोड़ी देर में उन्हें होश आ जाएगा, तब आप चाहें तो उनसे मिल सकते हैं। माँ के साथ अंजलि को देखने अजय आईसीयू में गया। अंजलि अभी बेहोश थी। अजय ने थोड़ी देर बाद माँ से कहा, माँ आप थक गई होंगी, घर जाकर थोड़ा आराम कर लो। बाद में जब विजय घर आए तो उसके साथ आ जाना। उर्मिला जी घर आ गई। नहाने के बाद सबके लिए खाना बनाया। बच्चे साक्षी के पास थे। वे सब हॉस्पिटल आ गए। सत्यम और विजय तो अजय के पास ही थे। सारा काम हो गया तो उर्मिला जी को खाली घर काटने को दौड़ने लगा। पहले वे इधर उधर देखती घूमती रही। फिर पता नहीं उनके मन में क्या आया कि ऊपर अंजलि के कमरे की सीढ़ियां चढ़ने लगी। साफ सुथरे कमरे में एक और अंजलि के पढ़ने लिखने की मेज पर रखे सामान को वे ध्यान से देखने लगी। अब तक प्रकाशित 3 कहानी संग्रह, 5 उपन्यास और बहुत सारे लेख जैसे अंजलि के अस्तित्व का बखान कर रहे थे। अंजलि की डायरी के पन्ने पलटे तो बेड पर बैठकर पढ़ती चली गई। एक जगह लिखा था, माँ जी के साथ 2 बातें करने के लिए तरस जाती हूँ मैं, और माँ जी के माथे पर चंदन का टीका बहुत अच्छा लगता है मुझे। मम्मी पापा तो अब नहीं रहे, मन करता है माँ जी की गोद में सिर रख कर लेट जाऊं और वे मेरे सिर पर अपना हाथ रख दे। क्या ऐसा कभी होगा? एक पन्ने पर लिखा था, आज फिर वही कहानी वापस आ गई। अजय और बच्चे तो व्यस्त रहते हैं। काश मैं माँ जी से अपने मन की उधेड़ बुन बांट पाती। माँ जी इस समय मेरे खत्म हो चले नैतिक बल को सहारा देती। मुझे उनके स्नेह के 2 बोलों की जरूरत है, लेकिन मिल रहे हैं सिर्फ ताने। एक जगह लिखा था, अगर माँ जी समझ पाती कि लेखन थोड़ा कठिन और विचित्र होता है, तो मेरे मन को थोड़ा शांति मिल जाती और मैं और अच्छा लिख पाती। आगे लिखा था, कभी कभी मेरा दिल माँ जी के व्यंग बाड़ों की चोट सह नहीं पाता और मैं घायल हो जाती हूँ। जी में आता है उनसे पूछूं, मेरा विजाती होना क्यों खलता है कि मेरे द्वारा दिए गए आदर सम्मान व सेवा तक को नकार दिया जाता है। अजय भी अपनी माँ के स्वभाव से दुखी हो जाते हैं, पर कुछ कह नहीं सकते। उनका कहना है कि माँ ने तीनों को बहुत मेहनत से पढ़ाया लिखाया है, बहुत संघर्ष किया है पिताजी के बाद। कहते हैं माँ से कुछ नहीं कह सकता, बस तुम ही समझौता कर लो। मैं उनके स्वभाव पर सिर्फ शर्मिंदा हो सकता हूँ। अपमान की पीड़ा का अथाह सागर कभी कभी मेरी आंखों के रास्ते आंसू बनकर निकलता है। एक जगह लिखा था, मेरी एक भी कहानी माँ जी ने नहीं पढ़ी। कितना अच्छा होता जिस कहानी के लिए मुझे पहला पुरस्कार मिला वह माँ जी ने भी पढ़ी होती। उर्मिला जी के स्वभाव से दुखित होकर अंजलि के इतने सालों के मन की व्यथा जैसे पन्नों पर बिखरी पड़ी थी। उर्मिला जी ने कुछ और पन्ने पलटे। इसमें लिखा था, हर त्योहार पर साक्षी और निधि के साथ माँ जी का अलग व्यवहार होता है, मेरे साथ अलग। कई रस्मों में, कई आयोजनों में मैं कोने में खड़ी रह जाती हूँ। आज भी माँ की दृष्टि में तो क्षमा होती है और मन में वात्सल्य। पढ़ते पढ़ते उर्मिला जी की आंखों से आंसू बहने लगे। उनका मन आत्मग्लानि से भर उठा। फिर सोचने लगे कि हम औरतें ही औरतों की दुश्मन क्यों बन जाती हैं? कैसे वे इतनी क्रूर और असंवेदनशील हो उठी? यह क्या कर बैठी वे? अपने बेटे बहू के जीवन में अशांति का कारण वे स्वयं बनी। नहीं, वे अपनी बहू की प्रतिभा को बिखरने नहीं देंगी। आज यह मुकदमा उनके मन की अदालत में आया और उन्हें फैसला सुनाना है। भूल जाएंगी वे जात पात को, याद रखेंगे सिर्फ अपनी होनहार बहू के गुणों और मधुर स्वभाव को। और आज उर्मिला जी के दिल में स्नेह और उदारता का सैलाब सा उमड़ पड़ा। बरसों से जमे जाति धर्म के भेदभाव का कुहासा स्नेह की गर्मी से छटने लगा था। तो दोस्तों, इसीलिए हमें जात पात से ऊपर उठना चाहिए। आदमी अच्छा होना चाहिए,
ना कि उसकी जाति देखनी चाहिए। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को एक लाइक कीजिएगा।